खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान साथियों को आपके भैया कन्हैया और भैया रघु की राम राम। रघु भैया देखो, अपने किसान भैया के बीच में उनको मनपसंद कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बिल्कुल भैया। तो देखो, जहां बात करते हैं कामकाज की, तो इस समय बरसात को मौसम चल रहा है, बहुत सारे कामकाज हमारे कृषक साथियों को लगे हुए हैं। हाँ हाँ। वहीं पर हमारे किसान भैया हैं जो बहुवर्षीय कुछ बचत रखने के चक्कर में पौधा लगाता है। हाँ। और भैया पौधा लगाने से जरूरी का है मालूम आपको? उनकी देखभाल। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम पौधा लगाए तो देते हैं, लेकिन उनकी सही देखभाल अगर हम कर लें तो भैया भी हमें अच्छी आमदनी दे सकते हैं। कतई सही कह रहे हो कन्हैया भैया। देखो, ऐसो है कि अगर आपने फसल बोए के छोड़ दी और बाकी देखभाल ना करी, बा में जो समसामयिक काम है वे ना करेंगे तो फसल कैसे बढ़ेगी, कैसे उत्पादन होएगा। ऐसे ही जो हमारे पौधा हैं, आपने रोपाई तो कर दी भाई, नर्सरी से लाए, खेत में जाके रोपाई कर दी, मगर अब बाकी देखभाल ना करेंगे। और इस समय विशेष जरूरत है क्योंकि बरसात को मौसम है जी। तो ऐसे में अगर हम देखभाल करेंगे, बाकी चारों घाई की साफ सफाई कर देंगे, जो खरपतवार हैं उनको हटा देंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, और जो वायु को संचरण होएगा मिट्टी में, तो पौधा को बढ़वार मिलेगी जी। और बढ़वार जब मिलेगी तो भैया आगे चल के हमें वो आमदनी देगा। बिल्कुल। देखो रघु भैया, हमने बातचीत तो अपने भैया से शुरू कर दी। हाँ हाँ। लेकिन एक चीज भूल रहे हैं भैया, का जो अपने कार्यक्रम की परंपरा है। अच्छा, सवाल। हाँ, तो भैया पूछ लियो सवाल। तो देखो, हमें उम्मीद है हमारे किसान भैया और बहन जो है वे कागज और पेन लेकर बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। हाँ। तो उम्मीद करते हैं कि जो सवाल आज हम उनके बीच में छोड़ेंगे, बाको थोड़ो मनन और मशक्कत भी अगर करेंगे, निश्चित ही सवाल को जवाब भी तलाश लेंगे। बिल्कुल। सवाल है भैया, बरसात के मौसम में पशुओं के नीचे नमी को रोकने के लिए क्या उपाय करें? भैया जाको उत्तर आप लिख लियो और कन्हैया भैया कार्यक्रम के अंत में आपको मिलान करवा देंगे। और साथ ही साथ हमारे किसान भैया बहन अगर हमारे कार्यक्रम में जुटाई गई जानकारी को अगर आज ध्यान से सुनेंगे तो उनको हु जा सवाल को जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। और देखो कन्हैया भैया, बरसात को मौसम है, ऐसे में चाहे खेती होए, चाहे हमारे घर में जो पल रहे हैं पशु हों, सबकी देखभाल बहुत जरूरी है और ज्यादा चिंता हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और कहीं हमें अगर अपने पशुधन से अच्छा उत्पादन, अच्छी बढ़वार, अच्छी आमदनी लेनी है तो बहुत जरूरी है कि हमें इस बरसात के मौसम में खासकर उनकी देखभाल करना। बिल्कुल। तो आज हम अपने भैया बहनन को कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवा रहे हैं विशेषज्ञ की राय, वर्षा ऋतु में पशुओं में होने वाली बीमारियां और रोकथाम। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार, और आपसे बातचीत करके जानकारी जुटा रहे हैं भैया डॉक्टर विनय वर्मा। किसान साथियों, हम खेती के साथ ही साथ पशुपालन का काम करते हैं, क्योंकि दुधारू पशुओं को पालते हैं और जब पालते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं ताकि उनसे अच्छा उत्पादन मिल सके। लेकिन कभी कभी हमारे पशु बीमार भी हो जाते हैं, और कौन कौन सी बीमारियां हैं और कैसे उनका इलाज हो सकता है, उनका बचाव कैसे हो सकता है। और विशेष रूप से बारिश के मौसम की बात करें तो इस दौरान भी कई प्रकार की पशुओं को समस्याएं होती हैं। इन पर आज विस्तार से बात करेंगे कि वर्षा ऋतु में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनकी रोकथाम कैसे हो सकती है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीमारी की बात करें तो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इलाज कराने पे ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं अगर समय से इलाज न करा पाए या फिर इलाज में भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाती है और पशुओं को नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा सा बताएं कि इस समय कौन कौन सी समस्याएं पशुओं को हो सकती हैं और क्या लक्षण है। जैसा कि मेरे पशुपालक भाई जानते हैं कि भारत में वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो जून से 15 सितंबर तक का होता है जी। वर्षा ऋतु के समय में वातावरण में नमी या आर्द्रता अधिक होने के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव प्रत्येक श्रेणी के पशु के ऊपर मिलता है। वातावरण में नमी या आर्द्रता अधिक होने के कारण
पशु की पाचन क्षमता में तो कमी आती ही आती है, साथ ही उसकी जो आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी उसमें प्रभावित होती है, जिसके कारण पशुओं में बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण देखने को मिलता है, जिनमें मुख्यतः खुरपका, मुंह पका, गलगोटू बीमारी, लंगड़ा बुखार, लीवर फ्लूक, थनैला रोग और अंत और बाह्य परजीवी से होने वाले रोग इसमें शामिल हैं। जी। अगर इन सभी का पशु के स्वास्थ्य पर, पशु के प्रजनन, उसके उत्पादन और मुख्य बात करें तो इससे पशुपालक को आर्थिक हानि जरूर होती है। समय रहते पशु का आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन और उसका टीकाकरण पशुपालक द्वारा करवा लिया जाए तो इन बीमारियों से पशु को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कई बीमारियों का आपने जिक्र किया है और टीकाकरण का जिक्र किया है, तो इनका टीका कब लगाया जाता है और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका टीका उपलब्ध है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले बात करते हैं खुरपका मुंह पका बीमारी की। खुरपका मुंह पका बीमारी एक वायरस या विषाणु जनित रोग होता है। इस रोग के अंदर जो खुर वाले पशु होते हैं, जिनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी मुख्य हैं, इनमें उसके खुर और मुंह पर दाने दाने निकल आते हैं। वो दाने कुछ समय बाद छालों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके कारण पशु के खुर में और मुंह में घाव हो जाते हैं। इस घाव के कारण पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु के मुंह से लार टपकती रहती है, पशु को चलने में दिक्कत होती है और अगर समय पे पशु का इलाज नहीं करवाया जाता है तो पशु का उत्पादन तो गिरता ही है, साथ ही साथ कई बार जो गर्भवती पशु होते हैं इनका गर्भपात भी हो जाता है। तो इसका बचाव पशुपालक अपने घर पे इस तरीके से कर सकते हैं कि वो सुबह और शाम दोनों समय पानी के अंदर लाल दवा डाल करके खुर को और मुंह में उपस्थित जो ये छाले होते हैं इनको दोनों समय धोए। और इसका और महत्वपूर्ण जो बचाव टीके के द्वारा ये है कि वैसे तो इसका जो टीका होता है वो मार्च अप्रैल के महीने में और सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगता है, मतलब अभी इसका टीकाकरण हो चुका है। मगर अगली बार जब सितंबर से अक्टूबर का महीना आए तब इसका टीकाकरण पशुपालक भाई के द्वारा करवाया जा सकता है, जिसके कारण पशु में ये बीमारी नहीं हो। और इसके अलावा जो दूसरी बीमारी का जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, गलघोटू बीमारी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, खास करके इस मौसम को देखते हुए, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है कि पशु आर्द्रता ज्यादा होने के कारण क्या रहता है, पशु का खान पीन बहुत प्रभावित हो जाता है। खान पीन प्रभावित होने के कारण पशु के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं। इस नेगेटिव एनर्जी में क्या रहता है, पशु खुद से तो इतना खा नहीं पाता और वो अपने शरीर में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसका ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसके कारण पशु तनावग्रस्त हो जाता है, मतलब तनाव में आ जाता है। तनाव में आने के कारण पशु में क्या है, ये जो जीवाणु जनित जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, वो इसके अंदर पशु को ज्यादा नुकसान करता है और इसके अंदर पशु को तेज बुखार आती है, खाना पीना छोड़ देता है। और कई बार तो यह है कि अगर इसका जो एक्यूट एक फॉर्म होती है इसके अंदर तो पशु की 12 से 24 घंटे के अंदर मौत भी हो जाती है। और इसके लक्षण ये होते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि बुखार आती है, गले के अंदर सूजन हो जाती है और कुछ समय बाद जब ये सूजन बढ़ जाती है तो दम घुटने के कारण पशु की तुरंत ही मौत हो जाती है। तो अगर ऐसे लक्षण पशुपालक को देखने को मिले तो उसके अंदर बिल्कुल कोताही नहीं करें और तुरंत अपने नजदीकी जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे उसका उपचार पशु का जरूर कराएं। और एक महत्वपूर्ण जो बीमारी है थनैला रोग जिसको हम बोलते हैं, ये थनैला रोग भी इस मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जिस जगह पे हम पशु को रखते हैं उस जगह नमी ज्यादा रहती है। आपने दोनों समय जब आपने दूध निकाला है गाय या भैंस का, अगर उसको ढंग से थनों को धोने से पहले और निकालने के बाद साफ नहीं किया है तो जो थन होते हैं, थनों पे दूध लगा रहता है, वहां उन दूध के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। इस कारण इस पशु में आपके जो थनैला रोग को देखने की ये आपको लक्षण मिलेंगे। डॉक्टर साहब, कई बीमारियों का आपने जिक्र किया है, लक्षणों के बारे में बताया है। अब बात आती है कि कहाँ पर पशुओं को बांधें, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कारण कौन से होते हैं, आवास प्रबंधन में क्या खासियत है, क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बीमारी न पनपने पाए। इस मौसम के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है पशुपालक भाइयों को ध्यान देने हुए कि इसके अंदर आवास का प्रबंधन बहुत अच्छे से पशु का करना है। सबसे पहले ये पशुपालक भाइयों को करना है कि जहां भी आप पशु को बांध रहे हो वो जगह आपकी थोड़ी साधारण जगह से ऊंची होनी चाहिए, जिसके कारण पानी का वहां ठहराव या पानी वहां नहीं जाए। और पानी
नहीं जाए, और ये इसके साथ ही साथ वहां नमी भी नहीं रहनी चाहिए। नमी के लिए पशुपालक भाई के द्वारा या तो पंखे की व्यवस्था की जाए या कूलर के द्वारा वहां सूखा रखा जाए। इसके साथ ही पशुपालक शाम के समय जो नीम की सूखी पत्तियां होती हैं, इनको जला करके उसके आवास के अंदर धुआं कर सकते हैं। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो वहां नमी कम होगी, दूसरा जो बाह्य परजीवी जो होते हैं जिसमें आपकी चिचड़ियां हैं, जू हैं, उनका भी प्रभाव पशु को कम देखने को मिलेगा। और इसके साथ ये है कि आप जहां पशु को बांध रहे हैं वहां पे आप कली जो आती है जिसको हम चूना बोलते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिस कारण कि वहां नमी नहीं रहेगी। अगर आप छिड़काव नहीं कर रहे हैं तो आप 4 से 5 दिन के बाद आप इसको रिपीट करें। इसमें चूने की पुताई कर दें उसके जहां भी आपने पशु को बांध रखा है। चूने की पुताई जब आप वहां करेंगे तो एक तो आपको ये फायदा होगा कि वहां नमी नहीं रहेगी, और दूसरे आपके जो भी जितने भी बाह्य परजीवी जो मैंने अभी बताया है उनका भी प्रकोप कम रहेगा। और पशु अगर उसको चाट भी लेगा तो उसके अंदर वो कैल्शियम की पूर्ति करता है, तो पशु को एक्स्ट्रा कैल्शियम भी मिलेगा। इसके अलावा एक साइपरमेथ्रिन और फ्लूमेथ्रिन भी आती है, दवाई आती है। इसका 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml घोल बना करके और पूरे पशु के ऊपर इसका छिड़काव कर दें। मगर ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि पशु को उसकी आंख के और उसके मुंह को बचाते हुए इसका छिड़काव करना है। ये ऐसा अगर आप 10 से 15 दिन में अंतराल में करेंगे तो आपको ये जो बाह्य परजीवी हैं वो पशु को किसी भी प्रकार से संक्रमण नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और हम देखते हैं कि इस गर्मी के मौसम या यूं कहें कि बारिश के मौसम में एक मक्खी आती है जो डांस कहलाती है, उसकी वजह से पशुओं को काफी परेशानी होती है। बहुत सारे हमारे पशुपालक हैं अपने पशुओं को पेड़ के आसपास या जहाँ जंगल झाड़ी होती है वहां बांध देते हैं, तो वहां पर ये जो आपके परजीवी हैं वो ज्यादा होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए, कैसे बचाव करें? सर, इसके लिए जैसा मैंने अभी बताया कि सबसे पहले तो हमें जैसे साइपरमेथ्रिन का जो मैंने ये घोल बताया है इसका आप जरूर स्प्रे करते रहें। और इसके साथ में अगर आपके पशु के आसपास नमी नहीं रहेगी तो ये जो जिस मक्खी का अभी जिक्र हो रहा है उस मक्खी का वहां प्रकोप नहीं मिलेगा। और आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आप अपने पशु को जो भी नियमित तौर के ऊपर आप अपने डीवर्मिंग की जो टेबलेट आती है वो जरूर दें, जिसके कारण बाह्य परजीवी तो कंट्रोल हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ के उसके जो अंतः परजीवी हैं उसका भी वो कंट्रोल रहेंगे और पशु की पाचन क्षमता भी उसमें बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, पशुओं की हेल्थ का बहुत असर पड़ता है कि उसको बीमारियां कम लगती हैं या बीमारियों का असर कम होता है। खान पान कैसा होना चाहिए, आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि पशु स्वस्थ रहे और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी बनी रहे, तो आहार में क्या खासियत रहती है जो का ध्यान रखना चाहिए? इस मौसम के हिसाब से सबसे उपयुक्त सवाल यही है कि हम किस प्रकार हमारे पशु का खान पीन अच्छा रखें जिससे उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़े और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। जैसा मैंने अभी बताया था कि इस मौसम के अंदर वातावरण में नमी होने के कारण उसकी पाचन क्षमता में गिरावट आएगी। गिरावट आने के कारण उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस जिसका भी जिक्र हो रहा था वो उसके अंदर बढ़ेगा। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले मैं पशुपालक भाई को यह सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने पशु को प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम गुड़ जरूर दें। उससे क्या होगा कि पशु की जो नकारात्मक ऊर्जा का है असर है वो नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अपने पशु को 1 मुट्ठी भर नमक, जिसको हम अनुमानित 40 से 50 ग्राम बोल देंगे, वो प्रतिदिन पशु को देना चाहिए, जिसके कारण उसकी पाचन क्षमता मजबूत होगी और पशु बीमार नहीं होगा। और जो आपके द्वारा हरा चारा दिया जा रहा है उस हरे चारे को या तो धो करके सुखा करके उसको बाद में या उसको ढंग से मिट्टी रहित करके उसको देना चाहिए। और जो भी आप पशु को खिला रहे हो दोनों समय जो आप उसको दे रहे हो उसको दोनों समय जितना खाता है उसके बाद उसको हटा देना है। अगर आप वहां से उसको नहीं हटाओगे तो उसके अंदर फफूंद लग जाएगी और वो पशु की पाचन क्षमता को कमजोर करेगी। जी, ये बहुत सावधानी वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है कि हमें पशुओं के लिए अपने चारे की व्यवस्था कैसी करनी है और साफ सुथरे तरीके से करनी है। और डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बचाव करके, सावधानी बरत करके हमारे किसान भाई अपने पशुओं को बीमारी से बचा सके? मैं सभी पशुपालक भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जब टीकाकरण का समय आता है तो वृहद स्तर पे इसका प्रोग्राम चलाया जाता है। तो जैसे अभी 2-3 बीमारियों का जिक्र हो रहा था जिसमें खुरपका, मुंह पका का, इसका जो टीकाकरण होता है वो आपके मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के महीने में सरकार द्वारा डोर टू डोर के द्वारा किया जाता है।
और इसके अलावा जो गलघोटू और जो लंगड़ा बुखार 2 और बीमारियां हैं, इनका प्री मानसून वैक्सीनेशन होता है। इनका साल में एक बार जून के महीने के अंदर वैक्सीन किया जाता है। अभी भी इसका वैक्सीनेशन चल रहा है, जुलाई के महीने में भी। अगर किसी किसान भाई ने इसका वैक्सीन नहीं करवाया है इस बीमारी का, तो वो अपने पशु का इसका वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और इसी के साथ मैं एक और किसान भाई से सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने पशु की पाचन क्षमता को अच्छी रखने के लिए उसको नियमित तौर पे हर 3-3 महीने के अंतराल पे उसको ये पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दें, और खास करके इस मौसम में तो जरूर दें, जिसके कारण पशु आपका बीमार कम रहे और उसका उत्पादन बराबर बना रहे। बहुत अच्छी सलाह दी है डॉक्टर साहब आपने कि किस प्रकार से हमारे पशुपालक जरा सी बातों का ध्यान रख करके अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। विशेष रूप से जो टीकाकरण अभियान चलता है सरकार द्वारा, वो उसका ध्यान रखें। इधर आपका मई जून में और सितंबर अक्टूबर में होता है, दोनों टाइम अपने पशुओं के टीका लगवाएं। और इसके अलावा जहां पर अपना बाड़ा बनाएं, जहां पर आवास व्यवस्था हो, वहां साफ सफाई रखें, खान पान के लिए भी ध्यान रखें। और इस प्रकार की यदि बातें रखते हैं, ध्यान रखते हैं और सावधानी बरतते हैं, तो निश्चित रूप से अपने पशुओं को स्वस्थ कर रखेंगे और बीमारियों से बचेंगे। क्योंकि पशु हमारा धन है और बड़े महंगे पशु मिलते हैं। अगर नुकसान होता है तो फिर हमारा पूरी तरह से नुकसान हो जाता है और हम संभल नहीं पाते हैं। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम आए, बेहतर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रघु भैया। देखो, जानकारी तो बहुत अच्छी है। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भैया ने अगर ध्यान से सुनी होगी तो वे अब भली भांत जान गए होंगे कि हमें इस बरसात के मौसम में कौन कौन से कामकाज करने हैं, जिससे कि हमारे पशुओं में जो नमी के कारण, जो बरसात के कारण रोग होते हैं, बीमारी होती हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे बहुत अच्छी तरीका से बताओ हो डॉक्टर राजेश कुमार ने, और उम्मीद करते हैं अपने सटीक प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा ने जुटाई ही, वहाँ से हमारे किसान भैया जरूर ही लाभ उठाएंगे। बिल्कुल। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं।
किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और देखो भैया, आज बृहस्पति को दिन है और बृहस्पति के दिन हम सुनवाते हैं अपने भैया बहनन को महिला कृषक अनुभव। तो जाई क्रम में आज हमने बातचीत करी है सफल महिला कृषक श्रीमती नेमवती जी से। तो बिल्कुल भैया सुनवाई दो। आपको नाम? नेम कुमारी। आपके गांव को का नाम है? गरगैया। ये कौन से ब्लॉक में पड़ती है? जो वजीरगंज में। और जिला? जिला बदायूं। तो नीम कुमारी जी, आज हम आपके गांव में हैं, आपके साथ बैठे हैं आपकी बैठक पे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी? वही 45 साल की। और आपके घर में कौन कौन सा काम होता है? जो एक आका खेती हो तो आपके खेतन में कौन कौन सी फसलें होती हैं? हमारे खेतों में फसल होते हैं, मटर होते हैं, मसूर होते हैं और गेहूं होते हैं, लाटा होते हैं, धान होते हैं, उड़द होते हैं, मक्का होते हैं, आलू होते हैं, ये होते हैं। अच्छा, मतलब विविध प्रकार की फसलें आपके खेतों में होती है। जिस तरह से आपने बताया कि आपके खेतों में कई तरीके की फसलें होती हैं, तो इस समय कौन सी फसल है आपके खेत में? अब इस टाइम धान है, उड़द है। आपने बीच में बताया था कि आप मोटे अनाज के रूप में मक्का की खेती भी आपके यहाँ होती है। तो मक्का की खेती कैसे की जाती है? वो तो मशीन से बो जाती है। अच्छा। मशीन से बो के फिर तो उसे खाद पानी लगता है, फिर क्या कहते हैं उसे पकते हैं, तो वो टूटते हैं, टूट के मशीन से निकलते हैं, फिर घर पे ले जाते हैं, फिर मंडी चली जाती है। अच्छा, तो लगभग कितने दिन में मक्का की फसल तैयार हो जाती है? हो जाती होगी लगभग ऐसे 3-4 महीना में। अच्छा, जैसे बहुत सी जो फसलें हैं उनमें बीमारी लगती है, तो मक्का की फसल में भी कोई बीमारी लगती है? लगती है, सोड़ी लगती है, घुंटिया में लग जाए, पत्ता पे लग जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं? दवाई वो होते, स्प्रे होते हैं दवाई की। तो अगर देखा जाए तो सभी फसलों की तरह मक्का की फसल में भी बीमारी लग जाती है। हाँ, धान में लगती है। धान में भी लग जाती है। तो में लगती है। अब जैसे हमारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो समय समय पे महिला कृषक अनुभव हम प्रसारित करते हैं, तो उसके माध्यम से जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि गांव में खेती करें और खेती में सहयोग करें। तो आप अपने परिवार का कैसे सहयोग करती हैं खेती बाड़ी में? ऐसे घर पे आते हैं नाज, फिर उसका कुठिया रमदे में डालते हैं और बच्चों को कुठिया से निकालते हैं, फटकते हैं, चक्की बजाते और बना के खाना खिलाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये भी एक काम है कि अगर हमारे घर के पुरुष खेत में काम करते हैं तो हम घर में बराबर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जब खेतों से फसल घर आ जाती है तो उसके बाद महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। तो अभी हम देख रहे हैं, हम आपके गांव की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा कई जगह कि जगह जगह मक्का के ढेर लगे हुए हैं। तो ये क्या काम के लिए मक्का के ढेर लगे हुए हैं? मक्का के ढेर ये अभी मशीन से लेकर आएगी कंपाउंड से, इसलिए लगाए हैं। बारिश आते ढंक देता भुट्टा को, और बारिश ना होते तो हम लगाते हैं, उभर रहे हैं। हाँ, जैसे मोटे अनाज की फसल है मक्का, और मक्का सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और जो भी मोटे अनाज हैं, चाहे ज्वार बाजरा कुछ भी हो, वो सब सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको सुखा के बेचा जाता है? सुखाई को बिकती है, गीली बिक जाती है। वो तो जैसे गीली बिकाई गीली के रेट है, सूखे बिकाई सूखे के रेट है। अच्छा अच्छा। तो जैसे
और फसलें हैं, गेहूं धान, उससे ज्यादा काम करना पड़ता है क्या इस फसल में? सब में करने पर तो अब ये गर्मी बहुत पड़ रही है तो टूट रही है तो आदमी को गर्मी लग रही है। सो ये धान में तो जाए कि मतलब ठंड दिन होते है मेहनत न पड़ती। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये है कि मक्का की फसल में काम है। और लेकिन ये देखा जाता है कि इसका उत्पादन प्रति बीघा के हिसाब से काफी अच्छा होता है। हाँ। कितना उत्पादन हो जाता है लगभग आपके यहाँ? अब तो 4-5 क्विंटल बीघा ही कटती है। और लागत बताते हैं कि लगभग 3,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से आती है। तो अगर देखा जाए तो मक्का की फसल आपके क्षेत्र के लिए अच्छी है, क्योंकि आपकी तरफ की मिट्टी भी अच्छी है। आपके यहाँ पशुपालन भी होता है? हाँ होता है पशुपालन। कितने पशु हैं आपके यहाँ? भैंसिया है। अब ये बताइए कि आप जो भैंस है उसकी देखभाल कैसे करती हैं? देखभाल करते हैं, सानी करते हैं, पानी पिलाते हैं, नहाते हैं, फिर दूध काटते हैं, फिर उसे उठन रखते हैं, उठ के दही बनाते हैं, फिर चलाते हैं रई से, फिर बच्चे खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो आपके पास एक भैंस है तो एक भैंस का तो जो उत्पादन है वो आपके घर में ही यूज हो जाता होगा? हाँ, घर ही में यूज हो जाते हैं। तो जैसे अब गर्मी का मौसम है तो एक भैंस की कैसे देखभाल करती अब है? भैंस कैसे करी, पानी पिया दो, घर बांध दई, सांदी करे आए, खा रही है। सानी है, गेहूं को दरिया है, जो आप तो भैंसों को खानो वो खिलाया जाता है। खिलाया जाता है। और जो चारे के रूप में क्या क्या खिलाती हैं? चारे रूप में चरी है, गेहूं को भूस है, ठंडन में प्यारी कुटी है, जाई जीरी को कबार है, हर की सानी दो, चो गेहूं की दरिया की सानी दो, जितने खवाओ उतने दूध दे। अच्छा, तो आप इस तरह से अपनी भैंस की देखभाल कर रही हैं। अच्छा, ये देखा जाता है कि कुछ समय से लोग गांव में भी भैंस और गाय कम पाल रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? ना तो गांव में तो हमारे खूब पाल लेंगे। अच्छा, आपकी तरफ काफी पशुपालन होता है। एक भैंस 80,000 की, 90,000 की है, 1 लाख की भैंस है। अच्छा अच्छा, खूब पाल लेंगे भैंस ना। अब आज रेडियो के माध्यम से आपका कार्यक्रम बहुत लोग सुन रहे हैं, तो आज आप क्या कहना चाहती हो अपनी तरफ से? जो घर की महिलाएं हैं उन्हें किस तरह से पति का साथ देना चाहिए खेती बाड़ी में? अपने संग करवाते हैं, जेंट्स करते हैं, लेडीज करती है काम। आपने हमें अपने खेती बाड़ी और पशुपालन के अनुभव बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो रविंद्र भैया, इनकी जो बातचीत थी वो बहुत ही उपयोगी है। किस तरीका से ये अपने घरवान को सहयोग करती हैं खेती बाड़ी में और कैसे अपने पशुपालन के लिए ध्यान रखती हैं, ये बहुत सारी बातें अब इन्हें बताई। और ख़ासकर जो महिलाएं हमारी गांव में रहती हैं वे किस तरीका से अपने जो घर में कामकाज करने वाले उनके हैं उनको कैसे सहयोग कर सकती हैं। तो देखो भैया, बातचीत या चर्चा कर रहे हैं, बात से पहले आप सुन लेते हैं कुछ संदेश। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहाँ है, उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। तो कन्हैया भैया, अब बेला आ चुकी है जिसमें हम बताते हैं सवाल को जवाब। अब आप बता दो का सवाल हो और का को जवाब है। रघु भैया, जैसे हमने पहले बताई अपने किसान भैया को, अपने कार्यक्रम की अगर बिन्ने जो जानकारी जुटाई गई है उनको सही से सुनो होगो, तो उम्मीद करते हैं कि जब सवाल को जवाब बिन्ने तलाश लो होगो। और अब वे अपने तलाशे के जवाब को हमारे जवाब से मिलान कर लें। सवाल हो भैया, बरसात के मौसम में पशुओं के नीचे नमी को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो बरसात के मौसम में पशुओं के नीचे नमी को रोकने के लिए बुझो वो चूना भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ से भैया 2 काम होता है, एक तो भैया हमारे पशुओं के नीचे जो नमी होती है वह खत्म होती है, साथ ही साथ में जो बाह्य परजीवी नीचे नमी में पैदा होता है वे भैया समाप्त हो जाता है। तो भैया आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है? रघु भैया, नसीहत के रूप में हम तो चल जय कहेंगे कि पौधा लगाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है हम उनकी उचित देखभाल करें। बिल्कुल। और अब भैया बहनों, जाई नसीहत के संग अपने भैया रघु
और कन्हैया की स्वीकार करें। राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।